नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि वे कौन-कौन से प्रमुख संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। हम लोगों ने उस भाग को कवर करने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अगले भाग को कवर करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के संशोधन से संदर्भित है। आज हम प्रयास करेंगे कि आपके संशोधन के वो सारे पहलू जो उलझे हुए हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, वे सब क्या हों, सार्थक और सफल बनाए आपको। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं प्रमुख संशोधनों पर। यह है प्रमुख संशोधन का भाग 2, जिसमें हमने आगे के कुछ प्रमुख संशोधनों को लेने का प्रयास किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उन्हीं संशोधनों पर चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था पहले संशोधन में, प्रथम मतलब जो संशोधन हमने प्रमुख संशोधन जो भाग लिए थे, हमने उसमें देखने का प्रयास किया था कि वे कौन कौन से प्रमुख संशोधन हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, और भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं, जो व्यक्ति को दिए गए क्षेत्र हैं, जो व्यक्ति को दिया गया सीमा क्षेत्र है, उन सभी को किस तरीके से भारतीय संविधान में परिवर्तन और संशोधन किया गया है, उन पहलुओं हमने चर्चा किया था। आज हम जिन पहलुओं पर चर्चा करेंगे वो संविधान संशोधन का ही प्रमुख भाग होगा, लेकिन उसके आगे का हिस्सा होगा। अब आज हम प्रयास करेंगे कि पूरे संशोधन को कवर कर लिया जाए, करंट को भी ध्यान देते हुए और जो कि पहले से संशोधन हो गया है। तो आइए दोस्तों, हम सीधे चर्चा करते हैं अपने प्रमुख संशोधनों पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 1989 में एक संशोधन होता है मतदान को लेकर, ठीक है, कि लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान, जैसे हम मतदाता हैं, हमको मतदान करने का अधिकार है, राइट टू वोट। तो वोट देने का जो अधिकार है वो हमें किस उम्र से किस उम्र की सीमा तक हमको देता है अनुमति। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1989 में 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1989 में दोस्तों 61वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें कहा जाता है कि लोकसभा या विधानसभा में जो मतदाता होंगे उनकी जो उम्र होगी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा संशोधन है जिसमें कहा गया कि मतदान की उम्र जो होगी वह 21 वर्ष से 18 वर्ष होगी। तो आप कहेंगे दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की जो उम्र होगी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात हर व्यक्ति को अगर जो भी भारत का नागरिक होगा, अगर वो 18 वर्ष का है तो वह मतदान केंद्र पर जाके मतदान अपना दे सकता है, वोट दे सकता है। फिर दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991, 1991 में दोस्तों 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 69वां संविधान संशोधन है 1991, उसमें दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक दोस्तों, क्या घोषित किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं जो दिल्ली है वह क्या है, एक तरह से नेशनल कैपिटल हमारा हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया। ठीक, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, इसको हम बोलते हैं NCTD। ठीक दोस्तों, तो जो दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया किसमें दोस्तों? 69वें संविधान संशोधन 1991 में। और इसी समय यह घोषणा किया गया कि दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 होगी और जो मंत्रिपरिषद होंगे वह कुल सीटों का 1/10 हिस्सा भागीदारी निभाएंगे। मतलब जो मंत्रिपरिषद होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं अगर विधानसभा में 70 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद जो होगा वो कितना होगा, मुख्यमंत्री को लेकर 7 होंगे। अर्थात अगर 70 में हम 10 से भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा, 7। अर्थात जो दिल्ली विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा उसमें मुख्यमंत्री को लेकर कितने सदस्य होंगे दोस्तों? 7 सदस्य होंगे। और कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी की गई है? 70। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसको बोलते हैं NCTD हम, ठीक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। और विधानसभा की जो सीटों संख्या होगी वो 70 होगी और मंत्रिपरिषद जो उनकी बनाने का गठन जो होगा वो 1/10 कुल सदस्यों का, अर्थात 70 का 10वां हिस्सा। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। जो 17वां संविधान संशोधन है उसको 1992 में लाया जाता है, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 17वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो दिल्ली और पुदुचेरी, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी शामिल किया जाएगा। अर्थात अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी क्या किया, शामिल
कर लिया गया। तो इस तरीके से 17वें संविधान संशोधन 1992 में संशोधन होता है और राष्ट्रपति निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया जाता है, जो कि एक प्रकार से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इनके विधानसभा को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल कर लिया गया। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हम बात करते हैं। मैंने यहाँ एक नोट बनाया है राजभाषा संदर्भित जितने भी संशोधन में मैंने एक जगह उसको करेक्ट कर दिया है। क्रम से भी हम आ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि शायद ये ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए भी, एक जगह अगर स्थायी रूप से अगर आपको वो मिल जाए। तो दोस्तों जो राजभाषा है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा जाता है। अर्थात 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे पास जो भाषा थी वो केवल 14 थी। मूल भाषा कितनी थी? 14 थी 8वीं अनुसूची में। दोस्तों 1967 में 21वें संविधान संशोधन के रूप में सिंधी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और उस प्रकार से मिलाकर कुल 15 भाषा हो जाते हैं। फिर दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के बाद होता है 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो अगर दोस्तों आपसे पूछे इस प्रकार से देखा जाए तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली 8वीं अनुसूची में भाषा रूप में जुड़ गए और इस प्रकार से 15 और 3 18 भाषा हमारे मतलब हमारे भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में हो गए। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया और 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को और स्थान दिया गया भारत की 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि 92वें संविधान संशोधन 2003 में वे कौन कौन सी भाषा है जिनको 8वीं अनुसूची में जगह दी गई, दोस्तों वो भाषा है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ा गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में भाषा रूप में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, दोस्तों आप बताएंगे 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ा गया। इस प्रकार का दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान में हमारे पास कुल 22 भाषा हैं, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा थे, तो 8 भाषा जोड़ा गया, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 8 नए भाषा हैं जिनको 8वीं सूची में जगह दिया गया। फिर दोस्तों आपको एक पता होना चाहिए कि 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96वां संविधान संशोधन 2011 में एक उड़िया शब्द था जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द था। जो उड़िया शब्द था वह अंग्रेजी भाषा का शब्द था, इसको बदलकर उड़िया कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मूल संविधान में 14 भाषा थे और वर्तमान में जो 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों अगर आपसे ऑप्शन पूछता है कि इंग्लिश क्या 8वीं अनुसूची का भाषा है तो आप कहेंगे नहीं। ठीक दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 96वें संविधान संशोधन 2011 में एक और परिवर्तन किया जाता है, उड़िया के स्थान पे, उड़िया चूंकि क्या है एक प्रकार की अंग्रेजी भाषा है, उसके स्थान पर हम उड़िया शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसा कब हुआ? 2011 में। तो ये कुछ थे राजभाषा संबंधित संशोधन जो हमें एक जगह देखने को मिला। तो अगर दोस्तों अगर वर्तमान देखा जाए तो हमारे पास 8वीं सूची में जो भाषा है वो कितने हैं? 22 हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हमने आप लोगों से चर्चा किया था अनुसूची की और भाग में भी चर्चा किया था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है वह आता है पंचायती राज व्यवस्था के रूप में। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे भारत में था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किस सन में पंचायत को या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वह था 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अर्थात संवैधानिक रूप से यह क्या होता है? मान्य हो जाता है। फिर दोस्तों और इसके बारे में कहा जाता है कि जो भाग 9 है, भाग 9 को जोड़ा जाता है पंचायत नाम देकर। अर्थात अगर भाग इसी में 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 को जोड़ा जाता है जिसका नाम रखा जाता है पंचायत। अर्थात पंचायत के नाम से भाग 9 को भारतीय संविधान में जगह दिया जाता है, जो कि हम मूल संविधान में 22 भाग पढ़े थे। फिर दोस्तों तीसरा है अनुसूची 11 जोड़ा गया जिसमें 29 विषय रखे गए। अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय सरकार गठन किया जा रहा है, तो पंचायती राज व्यवस्था के रूप में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें 29 विषय दिए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में
पंचायत स्तर पे या ग्राम स्तर पे जो कार्य करने की सीमा जो विषय होंगे वो होंगे 29, अर्थात 29 विषय पे पंचायत के क्षेत्र को या पंचायत के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो हमने देखा 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं ठीक उसी सन में 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों हमारे पास एक और निकाय जोड़ दिया जाता है, वो होता है शहरी स्थानीय निकाय। अर्थात शहरी स्थानीय निकाय को भी हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा के रूप में प्रदान किया गया या संवैधानिक दर्जा के रूप में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस सन में? 1992 में शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर दोस्तों भाग 9 क जिस प्रकार से 73वें में भाग 9 जोड़ा गया, उसी प्रकार से 74वें में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसका नाम रखा गया नगर पालिका। अर्थात नगर पालिका के नाम से भाग 9 क को जोड़ा गया, जिसमें व्यवस्था दी गई कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, शहर या शहरी या नगर पालिका के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, विकास के लिए अपना योगदान या कार्य क्षेत्र को बढ़ा या विस्तार कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमने देखा इसी में 74वें संविधान संशोधन 1992 में एक अनुसूची है जिसका नाम है 12, अर्थात 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय रखे गए। अभी हमने देखा 73 में क्या देखा दोस्तों, 1992 में अनुसूची 11 जोड़ा गया, 29 विषय में इनके कार्य क्षेत्र को बांटा गया। जबकि 74 में देखते हैं दोस्तों अनुसूची 12 को जोड़ा जाता है, जिसमें कुल कितने होते हैं, 18 विषय रखे जाते हैं। ये दो अनुसूची है जो 11वीं 12वीं, और वर्तमान देखा जाए तो कुल 12 अनुसूची हैं। दोस्तों 74वां संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका नाम का प्रयोग किया गया, और अनुसूची 12 जोड़ा गया जिसमें 18 विषय सौंपे गए नगर पालिका को काम या कार्य क्षेत्र के लिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 75वां 75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुकान या अन्य चीज़ों को किराए पर खोलते हैं और किराए पर रहते हैं। उनके लिए 1994 में एक प्रावधान लाया गया, मतलब संशोधन किया गया कि 75वें संविधान संशोधन 1994 में एक संशोधन किया गया किराया न्यायालय की स्थापना के रूप में। अर्थात एक किराया न्यायालय होगा जिसमें मकान मालिक एवं किराएदार के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद या उनके कार्य सीमा को परिभाषित करना है तो उस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, किराया न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किराया न्यायालय की स्थापना इसीलिए किया गया था जिससे कि मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद या सीमा संबंधित या क्षेत्र संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो हम किराया न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपनी सुनवाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन 1984 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 में दोस्तों यह प्रावधान लाया गया या संशोधन किया गया कि 2026 तक, अर्थात 25 साल तक, 2001 में लाया है 25 साल हम मान सकते हैं, अर्थात 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। अर्थात लोकसभा की जितनी सीटें अभी हैं 545 है तो 545, और विधानसभा में, राज्य विधानसभा में जो भी राज्य जहाँ के होंगे उनकी विधानसभा की सीट होगी, सीट संख्या होगी, वो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि 84वें संविधान संशोधन 2001 में संशोधन किया गया कि 2026 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये परिवर्तन 2026 के बाद देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये उपरोक्त जितने भी हमने संविधान संशोधन समझाने का प्रयास किया वो आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो बार बार इसको देखिएगा, इसको लिखिएगा, तो उम्मीद आप ऐसा पाएंगे कि आपको वो सारा संशोधन आपके मस्तिष्क में रहेगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जो दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसमें कुछ नए संशोधन किए गए। आइए देखते हैं वो क्या, कौन से संशोधन है, कौन से परिवर्तन है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए। दोस्तों आपको पता होगा कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया जाता है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है
जो हमको हमारा मूलभूत अधिकार भी है, हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो कुछ ऐसा ही सरकार कार्य करना चाह रही है और सरकार का मकसद भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि भारत के सभी नागरिकों को शिक्षित बनाया जाए। ठीक दोस्तों, तो शिक्षित कब बनेंगे? जब हम प्रारंभिक अवस्था से चीज़ों को बेहतर करना चाहेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। मतलब ऐसा सुनिश्चित किया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। और इसको दोस्तों और इस तरीके से राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात ऐसी संशोधन में कहा गया कि जो हमारा राज्य है, राज्यों को चाहिए कि वहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है दोस्तों इससे है कि जिनके पास ठीक-ठाक पैसा है, वो भी पढ़ें, जिनके पास नहीं है, वो भी इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, उसके लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 ए में ऐसा प्रावधान किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा है, वो मूल अधिकार हमारा रहेगा और साथ ही साथ राज्यों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया, ऐसा संशोधन में दिया गया। 21 ए, अनुच्छेद 21 ए जो है वह प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में। फिर दोस्तों जब 6 से 14 वर्ष आपका मौलिक अधिकार हो गया, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की गई। मतलब उनका न्यूट्रिशन, मतलब उनका पोषण सही हो, उनका खान-पान सही हो, खान-पान सही रहेगा तो छोटे बच्चों का शिक्षा भी क्या रहेगा? सही रहेगा। तो पोषण और शिक्षा पे क्या दिया गया? जो विचार किया गया और उसको नए संशोधन करके उसको डीपीएसपी में जगह दिया गया। तो 86वें संशोधन 2002 में निर्देशक तत्वों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको अनुच्छेद 45 में जगह दिया गया। अर्थात अनुच्छेद 45 जो कि डीपीएसपी संदर्भ में कहता है कि 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए या उनके लिए होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में 51 ए के तहत। तो उसमें कहा गया, 86वें संशोधन 2002 में कहा गया कि माता पिता या अभिभावक, कौन कौन दोस्तों? माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। मतलब माता पिता और अभिभावक, चाहे माता पिता हो चाहे कोई गार्जियन हो, उनका यह दायित्व होगा, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हर हाल में विद्यालय भेजें। ये ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 51 ए में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। मूल संविधान में जब मौलिक कर्तव्य बना, मतलब जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह दिया गया था, तो उस समय कहा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 51 ए और 4 ए के तहत। उस समय हमारे पास मूल कर्तव्य कितने दोस्तों? 10 थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 11। तो जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, उसे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें कहा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह उत्तरदायित्व होगा, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। इसका यह प्रावधान अनुच्छेद 51 ए में या भाग 4 ए में देखने को मिलता है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये संशोधन समझ में आ गया होगा। आइए हम चर्चा करते हैं 91st 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया या यह संशोधन किया गया कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, अर्थात जो केंद्र सरकार है, उनकी जो मंत्रिपरिषद होगी, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वह कुल सदस्य संख्या का 15% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में संशोधन करते हुए मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को कितना कर दिया गया दोस्तों? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों राज्य स्तर में बात करें तो राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12% तथा अधिकतम संख्या 15% होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार की हम बात करें तो अगर मंत्रिपरिषद से चर्चा करें हम, तो जो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या होगी दोस्तों वो 12% रहना चाहिए। मतलब 12% से ज़्यादा, मतलब 12% से कम तो नहीं होना चाहिए और 15% से ज़्यादा, अर्थात 12 और 15 के बीच वो अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों संख्या रख सकते हैं। तो ऐसे प्रावधान 2003 में 91वें संशोधन के तहत
किया गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। फिर दोस्तों 97वां संशोधन 2011 में कहा गया कि एक प्रकार की सहकारी समिति होगी, मतलब सहकारी समिति कोऑपरेटिव कमेटी की व्यवस्था की गई और इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया, तो सहकारी समिति को 97वें संशोधन 2011 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। यह और इसको जो सहकारी समिति है इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया, अर्थात इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और बाद में इसको निर्दिष्ट तत्व के रूप में समावेश, मतलब कि निर्दिष्ट जो तत्व है डीपीएसपी जो है उसमें, मतलब कि इसको सहकारी समितियों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उनका समावेशन किस तरीके से डीपीएसपी के अंतर्गत किया जाए, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, वो किस तरीके से कार्य करें, ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद संशोधन 2011 में किया गया 97वें संविधान संशोधन के रूप में। और इसको दोस्तों भाग 9ख के रूप में भारतीय संविधान में जगह दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 97वें संविधान संशोधन 2011 को 2011 में लाया जाता है सहकारी समिति के रूप में, जिसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उसको भाग 9ख में जगह दिया गया। भाग 9 और भाग 9 का आप लोगों ने पढ़ लिया 73 और 74। फिर दोस्तों क्या कहा गया कि जो सहकारी समिति होगी उसको मौलिक अधिकार बनाया गया और निर्दिष्ट तत्व का समावेश इसलिए किया गया जिससे कि सहकारी समिति को बढ़ावा दिया जा सके, अर्थात सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, निर्दिष्ट तत्व में इसका समावेश कर दिया गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, अर्थात 99वां संविधान संशोधन 2014 में एक नया संशोधन किया जाता है भारत के संविधान में। वो संशोधन ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, 2014 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती थी कॉलेजियम प्रणाली से, उससे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे एनजीएसी मतलब होता है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। दोस्तों फिर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या लाया जाता है, क्या लाया गया था, कॉलेजियम प्रणाली, जिसको बदल दिया गया। उसके स्थान पे 2014 में क्या लाया गया, एनजीएसी मतलब होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों गठन तो किया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जांच किया गया, इसकी समीक्षा की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो आपका एनजीएसी है या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, यह संविधान के नियम को या संविधान के अनुरूप नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एनजीएसी को क्या किया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। चूंकि अधिनियम तो बन ही चुका था, तो संविधान में इसको जगह तो दिया जाएगा, 124A, 124B, 124C अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जगह दिया गया है। दोस्तों आप याद रख लीजिए 124A, 124B और 124C के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया है भारत के संविधान में, लेकिन अभी भी यह क्या है, एक असंवैधानिक रूप में या गैर संवैधानिक रूप में एक निकाय के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 99वें संशोधन 2014 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एनजीएसी आयोग का गठन किया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक या गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू कर दिया गया। जिस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया गया था उसे पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या हो गया दोस्तों, 2015 में लागू, 2014 में एनजीएसी आता है उसको समाप्त करके 2015 में पुनः क्या किया गया दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिसमें 5 जजों की क्या होती है, बेंच होती है, 4 और 1 मुख्य न्यायाधीश। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं अब 100वें, जो 100वां संविधान संशोधन है दोस्तों 2015, 100वें संविधान संशोधन 100 सतर लग चुका है दोस्तों 2015 में। 100वें संविधान संशोधन 2015 में क्या होता है दोस्तों कि बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की जाती है। जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश जो राज्य था, मतलब हम भूमि हस्तांतरण कर रहे हैं, कुछ भूमि हम बांग्लादेश से ले रहे हैं और अपनी कुछ भूमि हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। लगभग 111 समथिंग कुछ जमीनी हम उनको दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत संबंधी जो भूमि हस्तांतरण का जो प्रक्रिया था उसे संशोधित कर दिया गया, खासकर पहली अनुसूची में संशोधन करते हुए। मतलब भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। पहली अनुसूची दोस्तों याद रखना,
क्योंकि किसी भी भूमि या राज्य से संबंधित जब कोई अधिग्रहण संबंधित कोई क्षेत्र होता है तो उसकी चर्चा हम अनुसूची 1 में या भाग 1 में या अनुच्छेद 1 में करते हैं। तो पहली अनुसूची में संशोधन करते हुए कहा गया कि बांग्लादेश को हम भूमि हस्तांतरित करेंगे और उनके बदले कुछ भूमि अपना लेंगे, और उसमें से खासकर 4 राज्यों की बात की गई। वो 4 राज्य थे आपके दोस्तों, असम था, पश्चिम बंगाल था, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय और त्रिपुरा। तो दोस्तों आप इसको याद रख लेगा, AWMT, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 वो राज्य थे जिनसे क्या किया गया, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया गया और उनसे कुछ भूमि ली गई। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि हस्तांतरण का जो संशोधन प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया हुई 100वें संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं 101वां। दोस्तों जो 101 संविधान संशोधन है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें इसे 2016 में लाया गया और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। दोस्तों जो 101वां संविधान संशोधन 2016 है, यह लाया गया वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST को लागू कर दिया गया भारत के संविधान में। 101वें संविधान संशोधन 2016 में GST को भारत के संविधान में जगह दिया जाता है। GST दोस्तों अगर आपसे पूछे कोई GST क्या था, आप कह सकते हैं कि जो भारत में अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सीधे क्या कर दिया गया, GST बना दिया गया। तो भारत में जो अप्रत्यक्ष कर का प्रयोग किया जाता था, उस जितने भी अप्रत्यक्ष कर हमारे भारत में थे, उन सारे अप्रत्यक्ष करों को स्थान पर हम GST का प्रयोग करने लगे। वे सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर क्या हो गए दोस्तों, GST हो गए। अर्थात इसको, ठीक दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 2016 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और वस्तु एवं सेवा कर के रूप में इसको स्वीकार किया गया या GST के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं 102 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102वां संविधान संशोधन 2018 में एक संशोधन किया जाता है जिसका नाम है 102। ठीक दोस्तों, 102 के अंतर्गत एक संशोधन होता है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, आपको पता होगा कि 1993 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है दोस्तों, 2018 में। 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 1993 में क्या गठित की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है, उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है दोस्तों, 2018 में। इसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों 103 जो 103 है, 103वें संविधान संशोधन 2019, 103वें संविधान संशोधन 2019 दोस्तों आपको पता होगा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, अर्थात उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, मतलब EWS की व्यवस्था की गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शिक्षा और शैक्षणिक शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे नियुक्ति के संबंधी कोई प्रावधान हो, ठीक है, या जैसे मान लीजिए कोई परीक्षाएं दे रहे हैं तो उससे संबंधित मतलब कोई प्रावधान हो, तो इसलिए कहा गया, उसमें कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए EWS की आरक्षण दिया गया, मतलब 10% का आरक्षण दिया गया। मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो शैक्षणिक या नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा, 10% का रिजर्वेशन, अर्थात जितने भी सीट निकलेंगे उसमें 10% सीट आपका EWS के रूप में आरक्षित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान कब किया गया दोस्तों, 103वें संविधान संशोधन 2019 में किया गया कि जो भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके लिए 10% का आरक्षण अलग से दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। फिर दोस्तों 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन 2020। जो 104वां संविधान संशोधन 2020 जो दोस्तों हैं, 2020 में एक संशोधन किया जाता है जो होता है 104th। तो 104th के रूप में 2020 में एक संशोधन होता है जिसमें कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन थे, आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 और राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को चुनने का प्रावधान किया गया था हमारे, लेकिन मतलब कि जो एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीट थी वो लोकसभा में 2 थी और राज्य विधानसभा में 1 थी, उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया। मतलब जो एंग्लो भारतीय की जो आरक्षित सीटों को हटा दिया गया लोकसभा में विधानसभा के रूप में। मतलब जो लोकसभा में और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, मतलब मनोनीत किए जाते थे, उस मनोनयन की शक्ति को या उस आरक्षण की सीटों को क्या किया दोस्तों, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 में
आंग्ल भारतीयों की आरक्षित सीटों को हटा दिया गया लोकसभा में विधानसभा से। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा 105वां संविधान संशोधन हुआ है 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें कहा गया है SIBC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, सोशियो एजुकेशन भी कर सकते हैं या सोशियो इकोनॉमिक। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से क्या है, जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया, जो सामाजिक भी हैं और शैक्षिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, उन वर्गों के लिए, उन पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया दोस्तों, एक प्रावधान किया गया है। किसमें? 2021 में। तो 2021 में 105वें संविधान संशोधन 2021 में कहा गया कि SCBC के रूप में, मतलब SCBC जो है, SIBC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस अर्थात सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, एक प्रावधान है, अर्थात आर्थिक रूप से। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमारे पूरे संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है, 1 से लेकर 105 तक। हमने उन्हीं 105 के संशोधनों में कुछ प्रमुख संशोधनों को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे संशोधन समझ में आए होंगे और आगे होंगे। दोस्तों एक एक संशोधन को अच्छे से राइट डाउन करिएगा, उसको समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत आसानी से आपको ये सारे संशोधन तैयार हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास इसको भेजने का प्रयास करिए जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।